नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आई क्लासेज एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आई क्लासेज ऐप के ऊपर स्कूल व्याख्याता, कॉलेज व्याख्याता और जो आरएस में ज्योग्राफी का पोर्शन है उसके बैच चल रहे हैं। जिस स्टूडेंट को भी ऑनलाइन कोर्स लेना हो वो प्ले स्टोर के ऊपर जाके आई क्लासेज ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। डेमो क्लास देखने के लिए जो आई क्लासेज यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर आप क्लास देख सकते हैं। अपन जो भारत के भूगोल की जो सीरीज चल रही थी उस सीरीज में पिछली क्लास में अपन ने चर्चा की थी, बहुत एक छोटा सा ही वीडियो था। हिमालय के विभाजन की बात की थी। जो हिमालय का विभाजन है वो दो तरीके से किया गया था, क्षैतिज विभाजन और ऊर्ध्वाधर विभाजन। जो ऊर्ध्वाधर विभाजन है उसको प्रादेशिक विभाजन भी कहा जाता है, जो एडवर्ड स्वेस महोदय के द्वारा किया गया था। उसमें हिमालय को 4 भागों में विभाजित किया गया था। क्षैतिज विभाजन जो उत्तर से दक्षिण की तरफ किया गया था उसको भी 3 भागों में विभाजित किया गया था, ट्रांस हिमालय, मुख्य हिमालय और पूर्वी हिमालय। फिर ट्रांस हिमालय को भी कुछ उपश्रेणियों में विभाजित किया गया था और मुख्य हिमालय को भी 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। और उसके बाद में जो पूर्वोत्तर की पहाड़ियां हैं जो हिमालय से ही संबंधित है उनकी विभाजन अपन ने देखा था। अब विभाजन के बाद अपन आज मुख्य श्रृंखला जो ट्रांस हिमालय है वहां से अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो आज का अपना टॉपिक क्या रहेगा? टॉपिक रहेगा ट्रांस हिमालय। और अपन बात करेंगे कि ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, कौन से काल में हुई और कौन कौन सी उसमें पर्वत श्रेणियां हैं। तो आज अपन बात किसकी करेंगे? बात करेंगे अपन ट्रांस हिमालय की। किसकी बात करेंगे? ट्रांस हिमालय की बात करेंगे। देखो, ट्रांस हिमालय भारत का सबसे उत्तरतम पर्वत श्रृंखला है। अगर लोकेशन में देखा जाए तो अगर लोकेशन में देखा जाए तो भारत की सबसे उत्तरतम पर्वत श्रृंखला है। तो पहला पॉइंट, एक एक पॉइंट अपन लिखेंगे। भारत की सबसे क्या है? उत्तरी पर्वत क्या है? श्रृंखला। पहला पॉइंट हो गया। ट्रांस हिमालय भारत की सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला है। इसका निर्माण भी टेथीज भूसन्नति से ही हुआ था। अब टेथीज भूसन्नति क्या होती है इसके ऊपर अपन चर्चा कर चुके थे जब भूसन्नति सिद्धांत पढ़ा था उसमें। देखो, फिर भी यहां अपन थोड़ा बहुत देख लेते हैं। इसका जो निर्माण हुआ था वो किससे हुआ था? इसका निर्माण हुआ था टेथीज भूसन्नति से। किससे हुआ था? टेथीज भूसन्नति से हुआ था। अब देखो, टेथीज भूसन्नति के थोड़े से निर्माण की अपन बात कर लें। अगर प्रारंभिक में बात की जाए तो जो पृथ्वी के आज वर्तमान समय में 7 महाद्वीप हैं वो एक ही जगह जुड़े हुए थे। 7 महाद्वीप क्या है? वो एक ही जगह जुड़े हुए थे और उसको नाम दिया गया था पेंजिया। उसको क्या नाम दिया गया था? पेंजिया नाम दिया गया था, जिसको एक सुपर कॉन्टिनेंट के नाम से भी जाना जाता था। अब पेंजिया क्या था? पेंजिया सभी महाद्वीपों का एक समूह था, एक स्थलखंड था। या अपन ये भी बोल सकते हैं कि वर्तमान में जो भी जितने भी महाद्वीप हैं वो सभी एक ही जगह जुड़े हुए थे। उसको क्या नाम दिया गया था? उसको नाम दिया गया था पेंजिया। पेंजिया के चारों ओर एक महासागर था। पेंजिया के चारों ओर एक महासागर था जिसको किस नाम से जाना जाता था? जिसको पेंथालासा के नाम से जाना जाता था। क्लियर है? यह पृथ्वी के प्रारंभ की बात है। प्रारंभ में सारे के सारे स्थलखंड एक ही जगह विद्यमान थे जिसको पेंजिया कहा गया। पेंजिया के चारों ओर एक महासागर था जिसको पेंथालासा कहा गया। उसके बाद में होता क्या है? उसके बाद में पेंजिया का विभाजन होता है। देखो, यहां अपन
थोड़ा छोटा डायग्राम बना लेते हैं। ये क्या था? ये था पेंजिया। ये क्या था? पेंजिया। और पेंजिया के चारों ओर एक महासागर था जिसका नाम क्या था? पेंथालासा नाम था। जिसके चारों ओर क्या था? पेंथालासा महासागर था। उसके बाद में क्या होता है? कार्बोनिफेरस युग में पेंजिया का विभाजन होता है और पेंजिया दो टुकड़ों में टूट जाता है। और पेंजिया दो टुकड़ों में टूट जाता है। देखो अब क्या हुआ? अब पेंजिया का विभाजन हो गया और इसका उत्तरी भाग क्या कहलाया? इसका उत्तरी भाग कहलाया लोरेशिया, या इसका एक और नाम है अंगारा लैंड। अंगारा लैंड। इसका दक्षिणी भाग क्या कहलाया? दक्षिणी भाग क्या कहलाया? दक्षिणी भाग इसका गोंडवाना लैंड कहलाया। चारों ओर क्या था? इसके चारों ओर वही महासागर था। चारों ओर क्या था? चारों ओर वही पेंथालासा महासागर था। चारों ओर क्या था? पेंथालासा महासागर था। जैसे ही पेंजिया का विभाजन हुआ तो पेंजिया दो टुकड़ों में टूट गया। उत्तरी भाग इसका लोरेशिया या अंगारा लैंड कहलाया और दक्षिणी भाग इसका क्या कहलाया? गोंडवाना लैंड कहलाया। जिससे इनके बीच में एक और महासागर का निर्माण हुआ। जिनसे इनके बीच में एक और महासागर का निर्माण हुआ और उसी महासागर को क्या कहा गया? उसी महासागर को कहा गया टेथिस सागर। उसी को क्या कहा गया? टेथिस सागर कहा गया। ये चीज क्लियर है कि पहले सारे महाद्वीप एक ही जगह थे जिसको पेंजिया कहा गया। उसके बाद में पेंजिया का विभाजन दो टुकड़ों में होता है। उत्तरी भाग लोरेशिया या अंगारा लैंड नाम से जाना जाएगा, जबकि दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाएगा। क्लियर है? उसके बाद में लोरेशिया भी कई भागों में टूट जाता है और गोंडवाना लैंड भी कई भागों में टूट जाता है। देखो उसके बाद में ये क्या हुआ? ये उत्तरी अमेरिका, ये ये क्या है? ये उत्तरी अमेरिका है। ये भाग ग्रीनलैंड है जो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। ये भाग यूरेशिया का है। यूरेशिया का मतलब है इसमें एशिया और यूरोप दोनों मिले हुए हैं। एशिया प्लस यूरोप दोनों मिले हुए हैं। बीच में क्या है? बीच में इन दोनों के क्या था? टेथिस सागर था। बीच में क्या था? बीच में टेथिस सागर था। अब देखो क्या होता है। नीचे कौन था? नीचे अफ्रीका था, दक्षिणी अमेरिका था, दक्षिण अमेरिका था, अफ्रीका था, यहाँ मेडागास्कर था, यहाँ प्रायद्वीपीय भारत था, ये ऑस्ट्रेलिया था और नीचे कौन था? अंटार्कटिका था। नीचे क्या था? अंटार्कटिका। ये क्या था? ऑस्ट्रेलिया, ये अफ्रीका, ये साउथ अमेरिका, ये अंटार्कटिका
और ये क्या है, प्रायद्वीपीय भारत है। ये क्या है, प्रायद्वीपीय भारत है। और ये क्या है, ये है मेडागास्कर। ये क्या है, मेडागास्कर। अब यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि ये सारे के सारे भाग किसके थे, ये सारे के सारे भाग थे लोरेशिया के। ये सारे के सारे भाग किसके थे, लोरेशिया के। ये सारे के सारे भाग थे अंगारा लैंड के, अंगारा लैंड के। और ये सारे के सारे भाग किसके थे, ये सारे के सारे भाग थे गोंडवाना लैंड के। और ये बीच में जो महासागरीय भाग था, ये क्या था, ये टेथीज सागर था। ये भाग किसका था, ये टेथीज सागर का भाग था। चारों ओर इसके पेंथालासा महासागर था, जो वर्तमान में कौन सा महासागर है, जो वर्तमान में प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर किसका अवशेष है, प्रशांत महासागर किसका अवशेष है, पेंथालासा का अवशेष है। जबकि पूरे विश्व के अफ्रीका के मध्य ऊपरी भाग में एक महासागर है, भूमध्य सागर, वो किसका अवशेष माना जाता है, वो टेथीज सागर का अवशेष माना जाता है। फिर 260-70 मिलियन साल पहले, 260-70 मिलियन साल पहले जो प्रायद्वीपीय भारत है, ये अफ्रीका से अलग होकर के उत्तर की ओर प्रवाहित हुआ। उत्तर की ओर प्रवाहित होने के कारण, उत्तर की ओर प्रवाहित होने के कारण जो ये टेथीज भूसन्नति थी, उसमें क्या पड़ गए, उसमें मोड़ पड़ गए, उसमें मोड़ पड़ गए। और मोड़ पड़ने से किसका निर्माण हुआ, मोड़ पड़ने से ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ। तो अपन यहां ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते कि ट्रांस हिमालय का निर्माण भी टेथीज भूसन्नति से हुआ है। उसके बाद में भारतीय प्लेट और उत्तर की ओर खिसकती है, फिर से यूरेशियन प्लेट से टकराती है, तो फिर मुख्य हिमालय का निर्माण होता है। तो पूरे हिमालय रेंज का निर्माण किससे हुआ, टेथीज भूसन्नति से हुआ है। तो सबसे पहले किसका निर्माण हुआ, ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ। तो अपन ये बोल सकते हैं कि ट्रांस हिमालय का निर्माण टेथीज भूसन्नति से हुआ है। लेकिन ये भाग किसका है, ये भाग किसका है, ये भाग है यूरेशिया का। ये किसका भाग था, ये भाग किसका था, यूरेशिया का भाग था। क्योंकि अपन ने जब टेथीज भूसन्नति पढ़ रहे थे, तब उसमें अपन ने देखा था कि जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के आमने सामने टकराती हैं, तो जो महासागरीय भाग है उसकी तरफ गर्त का निर्माण होगा, और जो महाद्वीपीय भाग होगा उसके ऊपर किसका निर्माण होगा, वलित पर्वत का निर्माण होगा। तो यहां वलित पर्वत का निर्माण हो गया, और वह वलित पर्वत ही कौन सा कहलाया, ट्रांस हिमालय कहलाया। कौन सा कहलाया, ट्रांस हिमालय कहलाया। तो देखो इसकी विशेषताओं की बात करें, सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला है, सबसे भारत की उत्तरी पर्वत श्रृंखला है, पहला पॉइंट। दूसरा किसका भाग है, ये टेथीज सागर से, ट्रांस हिमालय की टेथीज सागर से ट्रांस हिमालय की क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है। भाग किसका है, जो ट्रांस हिमालय है वो भाग किसका है, तो वो भाग है यूरेशिया का। भाग किसका है, यूरेशिया का है, या ये भी बोल सकते हैं लोरेशिया का है। किसका भाग है, लोरेशिया का है। क्यों, क्योंकि यूरेशियन प्लेट भी तो लोरेशियन भूखंड से ही तो अलग हुई है, लोरेशियन भूखंड से ही तो अलग हुई है। इसका निर्माण, अगर ट्रांस हिमालय के निर्माण की बात की जाए, तो निर्माण कौन से काल में हुआ है, बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। तो इसका निर्माण हुआ है क्रिटेशियस काल में, क्रिटेशियस काल में क्या हुआ है, इसका निर्माण हुआ है। इसका निर्माण
मुख्य हिमालय से पहले ही हुआ था, इसका निर्माण मुख्य हिमालय से पहले हुआ था, पहले हुआ था। ये सारी की सारी विशेषताएं किसकी हैं? ट्रांस हिमालय की। इसके अलावा भी कुछ विशेषताएं हैं। इसे उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है, यही मेंशन कर देता हूं या नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। इसे उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है, उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है। और ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो उच्च एशिया की रीढ़ है ये कहा किसने था? तो ये कहा था स्वेन हेडन ने। स्वेन हेडन ने ट्रांस हिमालय को उच्च एशिया की रीढ़ कहा था। क्लियर है? और विशेषताओं की बात करें तो यहां शीत मरुस्थल है। यहां कैसा मरुस्थल है? यहां शीत मरुस्थल है, शीत मरुस्थल है। और वो कहां पर स्थित है? वो लद्दाख श्रेणी पर है, या जो लद्दाख है वो यहां कैसा मरुस्थल है? यहां शीत मरुस्थल है। अब मरुस्थल क्यों है? तो ये वृष्टि छाया प्रदेश है। मरुस्थल क्यों है? क्योंकि ये वृष्टि छाया प्रदेश है। तो ये भी लिख सकते हैं कि ट्रांस हिमालय वृष्टि छाया प्रदेश है। अब वृष्टि छाया प्रदेश क्या होती है? वृष्टि छाया प्रदेश वे प्रदेश होते हैं जहां वर्षा नहीं होती है या 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। और 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है तभी इंक्लूड इसको करते हैं शीत मरुस्थल में। देख लेते हैं वृष्टि छाया प्रदेश क्यों है। देखो ये क्या है? ये महान हिमालय है। और महान हिमालय के पीछे क्या है? ट्रांस हिमालय है। चलो बना देता हूं, वैसा डायग्राम बनेगा नहीं 3D में, लेकिन बना देते हैं, समझ जाना आप। ये कौन सा है? ये है ट्रांस हिमालय। ये क्या है? ट्रांस हिमालय। और ये क्या है? ये है ग्रेटर हिमालय या महान हिमालय। अब देखो नीचे क्या है? नीचे नीचे है इंडियन ओशियन। नीचे क्या है? इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर है। नीचे क्या है? हिंद महासागर है। और अरब सागर है, अरब सागर है। और बंगाल की खाड़ी है। अरब सागर है और बंगाल की खाड़ी है। जब भी, और यहां क्या है? ये है गंगा का मैदान। ये क्या है? यहां है गंगा का मैदान। जैसे ही सूर्य की स्थिति कर्क रेखा के ऊपर होती है, जैसे ही सूर्य की स्थिति कहां होगी? कर्क रेखा के ऊपर होगी। और कर्क रेखा के ऊपर होगी तो यहां कैसा बन जाएगा? यहां तापमान क्या हो जाएगा? उच्च हो जाएगा। और तापमान उच्च हो जाएगा तो हाई प्रेशर कैसा हो जाएगा? निम्न हो जाएगा। इसके बजाय हिंद महासागरीय क्षेत्रों में तापमान क्या रहेगा? तापमान यहां रहेगा कम। और तापमान कम रहेगा तो एयर प्रेशर यहां क्या रहेगा? हाई रहेगा। एयर प्रेशर यहां क्या रहेगा? हाई रहेगा। अगर यहां हाई प्रेशर है तो क्या होगा? अगर यहां हाई प्रेशर है तो होगा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं चलेंगी। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं चलेंगी। और ये जो हवाएं होती हैं ये कैसी हवाएं होती हैं? आर्द्र हवाएं होती हैं। कैसी हवाएं होती हैं? आर्द्र हवाएं होती हैं। अब ये आर्द्र हवाएं क्यों होती हैं? क्योंकि ये महासागरीय भाग के ऊपर से जा रही है तो अपने साथ ह्यूमिडिटी ग्रहण कर लेती हैं और ये जाके टकराती हैं महान हिमालय से। ये जाके टकराती हैं महान हिमालय से। तो जो हिमालय का दक्षिणी भाग है, जो हिमालय का दक्षिणी भाग है, यहां तो क्या होती है? वर्षा होती है। यहां तो क्या होती है? वर्षा होती है। लेकिन जैसे ही ये पवन धीरे धीरे हिमालय के दक्षिणी ढालों के ऊपर चढ़ती है तो कंडेंसेशन होता है, संघनन होता है और वर्षा होती है। लेकिन जैसे ही हिमालय को पार करके वापिस से नीचे उतरती हैं, वापिस से नीचे उतरती हैं तो ये पवनें अपनी नमी को खो चुकी होती हैं। एक रीजन तो ये है, ये पवनें अपनी नमी को खो चुकी होती है, मतलब इनमें जो भी नमी थी वो
हिमालय के दक्षिणी भागों में ही रह गई है। दूसरा यहाँ रीजन क्या हो सकता है कि जैसे ही पवनें नीचे की ओर उतरती हैं, जैसे ही पवनें नीचे की ओर उतरती हैं तो क्या होता है, पवनें गर्म होती जाती हैं। अगर पवन ऊपर उठेगी तो पवन ठंडी होगी, और अगर पवन ठंडी होगी तो उसमें क्या होगा, कंडेंसेशन होगा, उसमें संघनन होगा। लेकिन पवन अगर नीचे उतर रही है, पहाड़ी ढालों से नीचे उतर रही है, तो पवन गर्म हो जाएगी, और पवन गर्म होने की वजह से क्या होगा, पवन फैल जाएगी, उसमें संघनन नहीं होगा, और संघनन नहीं होगा तो क्या होगा, ट्रांस हिमालय रीजन में वर्षा नहीं होगी। इस भाग में क्या नहीं होगी, वर्षा नहीं होगी। इस वजह से इसको वृष्टि छाया प्रदेश कहा जाता है। ये एक लंबी फिनोमिना है, ये एक लंबा चक्र है, जिसको अपन मानसून में पढ़ेंगे। जब अपन भारत की भौतिक प्रदेशों के बाद में जलवायु पढ़ेंगे तो उसमें इसको समझेंगे कि मानसून किस तरीके से आता है, किस तरीके से ये हवाएं आर्द्र होती हैं, किस तरीके से संघनन होता है, संघनन क्यों नहीं होता, ये सारी चीजें मानसून वाले चैप्टर में अपन देखेंगे। तो महान हिमालय के कारण ये जो ट्रांस हिमालय है, ये क्या है, वृष्टि छाया प्रदेश होता है। अगर एक लाइन में लिखना हो कि वृष्टि छाया प्रदेश क्या होता है, तो वे क्षेत्र जहां वर्षा नहीं होती है या जहां वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है, वृष्टि छाया प्रदेश कहलाएंगे। दूसरे डायग्राम से भी अपन समझ सकते हैं। मान लेते हैं ये कोई माउंटेन है, ये कोई माउंटेन है, और ये कोई महासागरीय भाग है, ये कोई महासागरीय भाग है। अब क्या होगा, अब महासागरीय भाग से जो आर्द्र हवाएं हैं वो पर्वतीय ढाल के सहारे सारे कहां जाएंगी, ऊपर जाएंगी। पर्वतीय ढाल के सहारे सारे ऊपर जाएंगी तो क्या होगा, जैसे जैसे अपन ऊपर जाते हैं धरातल से, तापमान में क्या आती है, कमी आती है। और ये कमी कितनी होती है, 165 मीटर के ऊपर 1 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। 165 मीटर के ऊपर 1 डिग्री सेंटीग्रेड की एक कमी होती है। तो जैसे जैसे गर्म और आर्द्र पवनें ऊपर जाएंगी, जैसे जैसे गर्म और आर्द्र पवनें ऊपर जाएंगी तो यहां क्या होगा, संघनन होने से क्या बनेंगे, क्लाउड फॉर्मेशन होगा, बादल बनेंगे। क्या बनेंगे, बादल बनेंगे। और बादल बनेंगे तो इस क्षेत्र में क्या हो जाएगी, इस क्षेत्र में वर्षा हो जाएगी, इस क्षेत्र में क्या हो जाएगी, वर्षा हो जाएगी। लेकिन ये पवन जैसे ही इस भाग को पार करके, ये पवन जैसे इस भाग को पार करके नीचे की ओर उतरेंगी तो यहां दो कारण होंगे, यहां दो कारण होंगे। दो कारण कौन से हो सकते हैं, एक तो ये हवा नीचे उतर रही है, हवा का अवतलन हो रहा है, हवा का क्या हो रहा है, अवतलन हो रहा है। तो हवा जैसे जैसे नीचे आएगी तो क्या हो जाएगा, इसका तापमान बढ़ जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, तापमान बढ़ जाएगा। और जिस हवा का तापमान बढ़ जाएगा उसमें कंडेंसेशन या संघनन नहीं होगा, उसमें क्या नहीं होगा, उसमें संघनन नहीं होगा। और संघनन नहीं होगा तो क्या होगी, यहां वर्षा नहीं होगी। एक रीजन ये हो सकता है। दूसरा रीजन, ये जो आर्द्र हवाएं हैं ये अपनी सारी आर्द्रता तो इस साइड ही खाली कर दी है, इनकी सारी आर्द्रता तो यही वर्षा के रूप में खत्म हो गया है। तो इधर जो हवाएं जाएंगी वो कौन सी हवाएं होंगी, वो हवाएं होंगी ड्राई विंड्स होंगी, शुष्क हवाएं होंगी। तो इस वजह से पर्वत का ये वाला भाग क्या बन जाएगा, वृष्टि छाया प्रदेश बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वृष्टि छाया प्रदेश बन जाएगा। इसमें इतना ही ध्यान रखना कि पर्वत के जिस साइड से ह्यूमिड एयर आ रहे हैं उस साइड वर्षा ज्यादा होगी, और जिस साइड पवन का विमुखी ढाल है या पवन विमुखी ढाल है वहां क्या होगा, वृष्टि छाया प्रदेश होगा। तो ट्रांस हिमालय क्या है, ट्रांस हिमालय वृष्टि छाया प्रदेश है। ठीक है, ये चीज अपन ने देख ली थी। शीत मरुस्थल है। नेक्स्ट विशेषता की अगर बात करें तो यहां बहुत सारे ग्लेशियर पाए जाते हैं, यहां बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, यहां बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, ग्लेशियर पाए जाते हैं। ग्लेशियर पाए जाते हैं। और ये ग्लेशियर कौन कौन से हैं, सियाचिन,
हिस्पर, बातूरा, ये सारे के सारे जो ग्लेशियर होते हैं ये कहाँ पाए जाएंगे? ये पाए जाएंगे ट्रांस हिमालय में। यहां भी कुछ चीजें ध्यान रखने वाली है। सियाचिन ग्लेशियर के बारे में, सियाचिन ग्लेशियर के बारे में, ये विश्व का सबसे ऊंचा, सबसे, ये क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध मैदान है। या क्या लिख सकते हैं? ये भारत व पाकिस्तान के बीच विवादित क्षेत्र है। पाकिस्तान के बीच क्या है? विवादित क्षेत्र है। ये सबसे बड़ा ग्लेशियर भी है, ये सबसे बड़ा ग्लेशियर है, सबसे बड़ा ग्लेशियर है जहां से बहुत सारी नदियां निकलती हैं। तो इसमें बहुत सारे ग्लेशियर पाए जाते हैं, इसकी एक विशेषता ये हो गई। दूसरी विशेषता, यहां कुछ पर्वत चोटियां पाई जाती हैं, जैसे केटू, ट्रांस हिमालय के कई पर्वत चोटियां पाई जाती हैं, पर्वत चोटियां पाई जाती हैं। और उनमें पहली पर्वत चोटी है केटू और दूसरी है राकापोसी। दो ही मेन है, बाकी तो अपन दर्रों का एक अलग वीडियो बनाएंगे और पर्वत चोटियों का एक 15-20 मिनट की मैपिंग के साथ अलग क्लास आपको पढ़ाएंगे। वो क्लास अपन पीपीटी से लेंगे ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। देखो यहाँ दो पर्वत चोटियों के बारे में अपने को जानना जरूरी है। एक तो है केटू, एक है राकापोसी। केटू जो माउंटेन है वो कहाँ है? वो कौन सी श्रेणी के ऊपर स्थित है? तो वो काराकोरम श्रेणी के ऊपर स्थित है। केटू कहाँ स्थित है? केटू है काराकोरम श्रेणी पे, काराकोरम श्रेणी पे। ये कहाँ है? ये पीओके में है, मतलब पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, पाक अधिकृत कश्मीर में है ये चोटी। तो स्वतंत्र भारत की ये चोटी नहीं है। ये कहाँ है? पीओके में है। किसके ऊपर है? काराकोरम में। और इसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर, 8,611 मीटर। दूसरी माउंटेन कौन सा है? दूसरा है राकापोसी माउंटेन। राकापोसी माउंटेन कहाँ है? राकापोसी माउंटेन है लद्दाख श्रेणी में। कहाँ है? लद्दाख श्रेणी में। इसकी क्या विशेषता है भाई? इसकी विशेषता है विश्व में या विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है। तीव्र ढाल वाली क्या है? चोटी है, विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है। तो ये क्या हो गई? ये ट्रांस हिमालय की दो मुख्य चोटियां हो गई। अब देखो नेक्स्ट अपन बात करें तो ट्रांस हिमालय की कुछ पर्वत, ट्रांस हिमालय की श्रेणियों के बारे में बात करें, ट्रांस हिमालय की श्रेणियों के बारे में बात करें तो ट्रांस हिमालय में मुख्य रूप से 4 श्रेणियां हैं। पहली कौन सी है? काराकोरम, काराकोरम। दूसरी कौन सी है? दूसरी है लद्दाख। फिर कौन सी है? जास्कर। और फिर कौन सी है? कैलाश। कहां पर है? नेपाल में है। और ये तीनों कहां हैं? ये तीनों हैं भारत में। देखो ये क्या है? इस हिसाब से इनका क्रम रहेगा। इस हिसाब से इनका क्रम रहेगा। ये क्या रहेगी? ये रहेगी काराकोरम। ये कौन सी रहेगी? ये लद्दाख। और लद्दाख के ही आगे कौन सी रहेगी?
कैलाश। यहाँ कौन सी रहेगी, ये रहेगी जास्कर। तो ये उत्तर से दक्षिण की तरफ क्रम रहेगा या दक्षिण से उत्तर की तरफ भी क्या रहेगा, क्रम रहेगा। यहाँ ये भी पूछा जा सकता है कि जो कैलाश माउंटेन है वो भारत में नहीं है और ये किसका भाग है, ये लद्दाख श्रेणी का भाग है। किसका भाग है, लद्दाख श्रेणी का भाग है। तो ये सारी की सारी ट्रांस हिमालय की पर्वत श्रेणियां हो गई, इनके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों के बारे में भी अपन सेपरेट अलग अलग चर्चा करेंगे। अब देखो यहां क्या हो जाता है, यहां है यहां जो चोटी शुरू हो जाती है वो हो जाती है महान हिमालय। ये कौन सी है, महान हिमालय। और महान हिमालय किससे अलग होता है, सिंधु सांगपो सच्चर जोन। सिंधु सांगपो सच्चर जोन के द्वारा क्या होता है, अलग होता है। इस डायग्राम को अपन ऐसे भी बना सकते हैं, काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर और फिर ग्रेटर हिमालय। और यहाँ क्या है, यहाँ है ITSZ के द्वारा अलग होती है। ये भाग क्या कहलाएगा, ये भाग कहलाएगा ट्रांस हिमालय और ये भाग कहलाएगा ग्रेटर हिमालय। चोटियों की बात की जाए तो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो ये क्या हो गई, ये सारी की सारी पर्वत श्रेणियां हो गई। अब देखो यहां एक चीज और ध्यान रखने वाली है, यहां एक चीज और ध्यान रखने वाली है। ये क्या है, लद्दाख है और ये क्या है, ये जास्कर है। इनके बीच में एक नदी प्रवाहित होती है, एक नदी प्रवाहित होती है। वो कौन सी नदी होती है, सिंधु नदी होती है। कौन सी नदी होती है, सिंधु नदी होती है। एक यहां से भी नदी प्रवाहित होती है, श्योक नदी प्रवाहित होती है। कौन सी नदी प्रवाहित होती है, श्योक नदी प्रवाहित होती है। और यहां कौन सी पर्वत श्रेणी हो जाएगी, यहां काराकोरम हो जाएगी। यहां दो तीन फैक्ट आपको ध्यान ये रखने हैं कि जो लद्दाख श्रेणी है वो श्योक नदी और सिंधु नदी के बीच में जल विभाजक का कार्य करता है। इसको भी अपन लिख सकते हैं। देखो जो लद्दाख श्रेणी है, जो लद्दाख जो श्रेणी है वो श्योक नदी व सिंधु नदी के बीच में, सिंधु नदी के बीच में जल विभाजक का कार्य करती है। किसका कार्य करती है, जल विभाजक का कार्य करती है। सिंधु नदी लद्दाख श्रेणी को कहां काटती है, इधर बना देता हूं। लद्दाख श्रेणी को कहां काटती है, लद्दाख श्रेणी को बुंजी नामक स्थान के ऊपर काटती है। जो सिंधु नदी होती है वो लद्दाख श्रेणी को बुंजी नामक स्थान पे काटेगी और बुंजी नामक स्थान पर काटने के कारण ये नदी विश्व के सबसे गहरे गार्ज का निर्माण करती है। सबसे गहरे क्या करती है, गार्ज का निर्माण करती है, जो लगभग 5200 मीटर 5200 मीटर क्या है, गहरा है। जो क्या है, 5200 मीटर गहरा है। ठीक है। इसके अलावा यहां कौन सी जलवायु पाई जाती है, तो यहां शीत जलवायु पाई जाती है। ट्रांस हिमालय में कौन सी जलवायु पाई जाएगी, ट्रांस हिमालय में शीत जलवायु पाई जाएगी, शीत जलवायु पाई जाएगी, क्योंकि ये शीतोष्ण कटिबंध में आता है और शीतोष्ण कटिबंध में ऊंचाई के ऊपर स्थित होने के कारण यहां कौन सी जलवायु पाई जाएगी, शीत जलवायु पाई जाएगी। अगर ट्रांस हिमालय की औसत ऊंचाई की बात की जाए तो इसकी जो औसत ऊंचाई है
वो कितनी है, वो है 3000 मीटर। औसत ऊंचाई कितनी है, 3000 मीटर। तो ये सारी की सारी फैक्ट बातें थी, सारी की सारी चीजें थी ट्रांस हिमालय के बारे में। अब अपन जो ट्रांस हिमालय की पर्वत श्रेणियां हैं उनके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। इनके जो नोट्स हैं वो हैंड रिटन नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे और एप्लीकेशन के ऊपर आपको मिल जाएंगे, जहां से आप प्रिंट निकाल सकते हो। अब देखो एक बार अपन फिर से थोड़ा सी इसकी विशेषताएं को देख लेते हैं। देखो जो ट्रांस हिमालय है वो भारत की सबसे उत्तरी श्रृंखला है, मतलब इसका जो विस्तार है वो भारत के सबसे उत्तरतम में है। निर्माण किससे हुआ था, टेथीज सागर से इसका निर्माण हुआ था। भाग किसका है, ये भाग है लोरेशिया का। किसका भाग है, ये भाग है लोरेशिया का, या ये भाग किसका है, यूरेशिया का। इसका निर्माण किससे हुआ है, इसका निर्माण यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के टकराने से इसका निर्माण हुआ है। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने इसका निर्माण हुआ है। निर्माण किस काल में हुआ है, तो क्रिटेशियस काल में हुआ है। किस काल में हुआ है, तो क्रिटेशियस काल में हुआ था। ये भूसन्नति से किसका इसका निर्माण हुआ है, वो चीज अपन ने यहां समझी थी। ठीक है, कौन से काल में हुआ है, क्रिटेशियस काल में हुआ है। इसका जो निर्माण होता है वो महान हिमालय या मुख्य हिमालय से पहले ही इसका निर्माण हो गया होता है। और इस चीज को कौन प्रूफ करता है, जो पूर्ववर्ती नदियां हैं जो ट्रांस हिमालय से निकलती हैं, आज भी वो उसी दिशा में निकल करके बहती है। जैसे ही महान हिमालय का उत्थान हुआ उसको काट दिया, अपरदन के द्वारा काट दिया, और ऐसी नदियों को क्या कहा जाता है, पूर्ववर्ती नदियां कहा जाता है। जैसे कोई नदी निकल रही है, यहाँ किसी भी पर्वत का उत्थान होगा तो वो काट देगी, फिर उत्थान होगा फिर वो काट देगी। तो पूर्ववर्ती नदियां अपने मार्ग में जो भी उत्थान हुआ उनका अपरदन करती रही और अपनी दिशा को कायम रखा। ऐसी नदियों को पूर्ववर्ती नदियां कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसे स्वेन हेडन ने उच्च एशिया की रीढ़ कहा। ये शीत मरुस्थल है, वृष्टि छाया प्रदेश है। वृष्टि छाया प्रदेश का निर्माण कैसे होता है वो भी अपन ने देखा। यहाँ ग्लेशियर पाए जाते हैं। कौन कौन से ग्लेशियर पाए जाते हैं, सियाचिन, हिस्पर और बातुरा ग्लेशियर पाए जाते हैं। या मेनली भारत के जितने भी ग्लेशियर होते हैं वो काराकोरम श्रेणी में या ट्रांस हिमालय में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। इसके अलावा महान हिमालय में भी पाए जाते हैं, गंगोत्री, मिलाप, जेमू वगैरह पाए जाते हैं। यहाँ दो पर्वत चोटियां मुख्य हैं, एक तो केटू जो पीओके में है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 8611 मीटर है, और ये भारत की सबसे उत्तरतम पर्वत चोटी भी है। इसके अलावा राकापोसी जो कहाँ है, लद्दाख श्रेणी में है, और विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है। अब ट्रांस हिमालय की श्रेणियां हैं। ट्रांस हिमालय की 4 श्रेणियां हैं, 3 भारत में है और 1 कहाँ है, नेपाल में। तो भारत की कौन कौन से हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, और लद्दाख का ही आगे का रूप कौन सा हो जाएगा, कैलाश, जो कहाँ फैला हुआ है, नेपाल में। महान हिमालय और ट्रांस हिमालय सिंधु सांगपो सच्चर जोन के द्वारा अलग होता है। काराकोरम और लद्दाख श्रेणी के बीच में कौन सी नदी बहती है, श्योक नदी बहती है। लद्दाख व जास्कर के बीच में कौन सी नदी बहती है, सिंधु नदी बहती है। जो लद्दाख श्रेणी है वो श्योक नदी और सिंधु नदी के बीच में जल विभाजन का कार्य करती है। अगर डायग्राम के साथ साथ आप चीजों को पढ़ोगे तो इजीली समझ में आ जाएगी। ये जो सिंधु नदी है इसको बुंजी नामक स्थान के ऊपर काटती है, जहां भारत के या विश्व के सबसे गहरा गार्ज का निर्माण करती है, जिसकी गहराई लगभग 5200 मीटर है। जिसकी गहराई लगभग 5200 मीटर है। यहाँ कौन सी जलवायु पाई जाएगी, ट्रांस हिमालय में शीत जलवायु पाई जाएगी। ट्रांस हिमालय की जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है, 3000 मीटर है। अब यहां से एक चैप्टर बाकी रह गया, ट्रांस हिमालय के प्रमुख दर्रे। तो दर्रे अपन भारत के जितने भी हैं वो एक क्लास में अलग करेंगे। दर्रे और हिमालय की जो घाटियां हैं उनके ऊपर अपन अलग से चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। कल अपन बात करेंगे ट्रांस हिमालय की जो पर्वत श्रेणियां हैं, कोई ज़्यादा विशेषताएं नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी मुख्य बातें हैं वो अपन बातों को उसमें करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। सभी को धन्यवाद साथियों।